मगर रांची में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। हम अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। जी हां, अगला जो खास सेशन है उसका शीर्षक हमने रखा है, क्या है आम आदमी पार्टी के आगे का प्लान। तो इस प्लान के बारे में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी। संदीप पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। पोस्ट लंच का वक्त है, थोड़ा और ऊर्जा दिखाएं अब ऑडियंस। शुक्रिया। और इस सेशन का संचालन करेंगी सीनियर एंकर इंडिया न्यूज खुशबू मिश्रा। खुशबू, मंच अब आपके हवाले। थैंक यू उदय, थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही शानदार हूं सर, थैंक यू। मैं चाहती हूं कि इस सेशन की शुरुआत से पहले एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा कि मेरा दिमाग एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है, ना कि एक राजनेता की तरह। अभी भी सर ऐसा ही है या कुछ बदल गया है? सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी चैनल जिस तरीके से काम कर रही है वो बहुत अभूतपूर्व है। थैंक यू सर। और हमारे देश को इसी तरीके की निष्पक्षता से बात रखने वाली सभी राजनीतिक दलों को समान पक्ष देने वाले प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा था क्योंकि बचपन से ही साइंस पढ़ते 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 आगे बढ़े हैं। ठीक है। और ऐसे कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते, कभी चुनाव लड़ा नहीं, कभी चुनाव देखा नहीं उस तरीके से। तो दिमाग की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आप बचपन से देखते पढ़ते हो वैसे ही हो जाता है। तो ये सही है कि वैज्ञानिक रूप से ही काम करती है, लेकिन अब 8-10 साल हो गए राजनीति में। पॉलिटिक्स की जो पर्सनल रिलेशनशिप है और बाकी के एस्पेक्ट है, उसके बिना आप अच्छे राजनेता बन नहीं सकते। नहीं बन सकते। इसलिए आपको विज्ञान के साथ साथ अपने रिलेशन सभी के साथ अच्छे बनाकर रखना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि वो वाला सब्जेक्ट जो है मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आप बहुत ही मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा। आपने बहुत ही जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ही शानदार तरीके से की है। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था, या मेरा कहना है कि पूरे देश में ही जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे और ज्यादा बेहतर हो सकती है? देखिए, अगर पूरे देश की बात करें तो दो चीजें हैं शिक्षा में। पहली चीज तो यह है कि इस देश में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट यह है कि सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल चारों तरफ खुल गए हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई स्कूल्स नहीं है, कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट को छोड़कर। जो दूसरा पक्ष है कि क्वालिटी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां पर पूरे देश में मुझे लगता है कि गंभीर विचार होनी चाहिए और गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की क्वालिटी अभी सिर्फ कुछ प्राइवेट स्कूल्स में रह गई है। जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वहां पे हम बहुत पिछड़े हुए हैं जी। दिल्ली की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी राजनीति का आधार ही शिक्षा और स्वास्थ्य था। हम जो कुछ भी आज हैं वो इसी मुद्दे की वजह से। कई लोग पूछते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है। हमने अपनी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर और डिफाइंड रखी कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे काम की राजनीति पर ही हम राजनीति करेंगे। दिल्ली में हम आए और जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों प्रोंग पे काम हुआ। एक तो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल बनाना, अच्छे स्कूल बनाना, और उससे भी कहीं ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग की है। टीचर्स जो थे उनकी ट्रेनिंग्स एक्सटेंसिव किए, जो क्यूरिकुलम थे उसको अपग्रेड किया गया, और टीचर्स की संवेदनशीलता बढ़ाई गई। आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे SIR चल रहा है पूरे देश में, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने टीचर्स हैं, सबको इसमें लगाया गया है। अभी जनगणना आ जाएगा तो टीचर्स फिर जनगणना कराएंगे। अभी कुछ आ जाएगा तो टीचर्स, हमारे देश में टीचरों को एक ऐसा पूल बना दिया गया है कि कुछ भी काम हो देश में उनको उठा टीचर्स को लगा, पढ़ाई कैसे कराएगा। तो आपको समझना होगा कि टीचर्स को आप पार्ट टाइमर अपने जॉब के यूज नहीं कर सकते, आपको शिक्षा की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा सर, आपने ये भी कहा कि हमारे बाद बहुत सारे देशों ने आज़ादी पाई और वो हमसे बहुत आगे निकल गए, और आपने ये भी कहा है कि जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति बिगाड़ देते हैं। इसको कैसे सर, मतलब क्या? आप किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए जो आज विकसित है,
एक उदाहरण, सीधा सरल उदाहरण हम ले लेते हैं सिंगापुर का। सिंगापुर जब बना, वहां पर हम जिस स्थिति में है, हमसे कई गुना ज्यादा समस्याएं थी, हर दृष्टि से ज्यादा समस्याएं थी। आपके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, हर तरह के संसाधन हैं, सिंगापुर के पास तो कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वहां पर राजनीति जिस दिन अच्छी शुरू होनी हुई, वहां सब कुछ अच्छा हो गया। आज वो डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है। हमारे देश में राजनीति की सुधार की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। हमारी पार्टी का जन्म हुआ, हमारी पार्टी को लोगों ने इतना समर्थन दिया, कई सारे लोग और ट्राई कर रहे हैं। और सभी पार्टियों में मैं आपको यह कह दूं कि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। ये दिक्कत बस इतनी है कि हर पार्टी में अच्छे लोग थोड़े से सफोकेटेड रहते हैं। अच्छा। उनकी संख्या भी कम होती है, बट अच्छे लोग हर पार्टी में है। और जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे और अच्छे काम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लो, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी देश को नहीं सुधार सकता है। अगर हम ये सोचे कि हम आ गए और सिर्फ हम ही सुधार, ऐसे नहीं होगा। सारे राजनीतिक दलों में सुधार जिस दिन होगा, सारे राजनीतिक दलों में जिस दिन अच्छे लोग आएंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि राजनीति का स्तर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और देश आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। अच्छा, दिल्ली में सरकार कोई भी आए जाए, दिल्ली की हवा है कि जानलेवा होने को तैयार है। पहले भी था, अभी भी है। कैसे दिल्ली की हवा ठीक होगी? दो चीजें हैं, बहुत गंभीर विषय है। एक तो मैं ये कह दूं कि दिल्ली की हवा तो अच्छी है ही नहीं है, खराब है। लेकिन कई सारे ऐसे और जगह हैं हमारे देश में जहां पे हवा या तो खराब है या धीरे धीरे खराबी की तरफ जा रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, कि ये जो दिल्ली में हवा खराब हुई है वो क्यों हुई है, और उसको ठीक करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, और कौन है जो इसको ठीक कर सकता है। तो दिल्ली में हवा क्यों खराब हुई है, ये जब भी आप पॉल्यूशन की बात करेंगे दिल्ली में, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से कराया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर आज भी निर्णय लिए जाते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ही नहीं है जिससे यह पता चले कि ये प्रदूषण के मेन कारण कहां है, मूल कारण क्या है, कहां से ये जनरेट हो रहे हैं और कब से ये जनरेट होने। तो पहले तो भाई साहब आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जो ये बताए कि कब से शुरू होती, कैसे शुरू होती, कहां से जनरेट होती। तो पहला आपको ये चाहिए जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या एक सरकार कर सकती है, दो सरकार कर सकती है, तीन सरकार कर सकती है। इसमें यह समझना पड़ेगा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने एनसीआर और आसपास की जितनी भी सरकारें हैं उनको बैठाए, उनके साथ बैठे और इसको इंटरनल पॉलिटिक्स या लोकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी है, मैं आपको बता सकता हूं, दिन भर आप रात भर वो खांसेगी, रात भर सो नहीं पा रही है, और ऐसे सबके साथ यही सिचुएशन है। तो सब कुछ, सारे देश के लोग इससे, खासकर दिल्ली के लोग परेशान हैं जी। तो रिपोर्ट पहले बनाना पड़ेगा और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम बनानी पड़ेगी, सारे लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मुझे ये दुख होता है कि आज हमें ये पता ही नहीं है कि पॉल्यूशन जनरेट कहां से हो रहा है, पॉल्यूशन को ठीक कैसे करना है। अब जैसे अभी दिल्ली में हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, मैं किसी के पर्सनल उस पर जाकर उस तरीके की राजनीति में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप नहीं समझोगे कि AQI क्या है या पॉल्यूशन क्या है, आप उस पर संजीदगी से काम ही नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा वो, और प्रधानमंत्री जी को इस पे लगना पड़ेगा, सारे राज्य के सरकारों के साथ मिलकर जी। पंजाब की जितनी जिम्मेदारी थी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहले एक मेजर फैक्टर ये होता था कि पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, कई जगह से जो स्टबल बर्निंग होती थी उसका धुआं यहां पे पहुंचता था, और वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% हम कर देंगे या कर दिया है, हम कोशिश किए, और कोशिश का नतीजा आप देखिए कि 80-90% स्टबल बर्निंग रिड्यूस हो गया है। तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव में कई बड़े मुद्दे थे जो सामने आए। यमुना सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस बार छठ महापर्व की भी पूजा हुई और कई लोगों ने यमुना में जाकर जो जल होता है वो दिया भी और पूजा भी हुई। दिल्ली चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे आपके हिसाब से क्या रहे, और दिल्ली सरकार ने अपने टर्म में कौन से वो सबसे बड़े 5 कदम उठाए जो कि आपको लगता है ऐतिहासिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे,
हमने सबसे पहले राजनीति बदलने की कोशिश की, और उसका सबसे बड़ा आप प्रमाण मुझे देख सकते हैं कि मैं राज्यसभा गया, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया, और इस तरीके से कईयों को मौका मिला। तो सबसे पहली तो राजनीति बदलने की कोशिश गई। राजनीति बदलने के बाद जो आधारभूत चीजें हैं जिससे कि देश विकासशील से विकसित की तरफ जाएगा और सभी सुखी होंगे, आप स्कूल, आप एजुकेशन ले लो, आप हेल्थ ले लीजिए, आप गुड गवर्नेंस ले लीजिए, आप ये कहेंगे कि बस में जो फ्री किए, फीस को जो फ्री किए महिलाओं के लिए, पहले मैं भी जब मैं यंग था तो कई बारी मन में आता था कि यार ये फ्री क्यों किए, इससे क्या फायदा है। लेकिन आज मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो सबसे सक्सेसफुल है। मेरे घर में हमारे यहां काम करने वाली दीदी आती है, वो बहुत दूर से आती है। अगर वो पैसे देके बस से आती तो उनकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी में चला जाता। आज दिल्ली में हर व्यक्ति कहीं, खासकर महिलाएं जहां भी रहे, जिस भी जगह चाहे वो जाकर अपना जॉब कर सकती है। आज उसको एक फ्रीडम है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए। और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव हमारी हार हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, जेल में डालकर उनको बदनाम किया गया। चलो ठीक है, कोर्ट अपना ऑर्डर जब देगी तब देगी, लेकिन जेल में सारे लोगों को डालकर एक तरफा आप चुनाव में दौड़े, आप जीते, आपको बहुत बहुत बधाई। आप खूब अच्छा काम करो, और अगर आप अच्छा काम करेंगे हम सहयोग करेंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। मुझे लगता है विपक्ष की एक जिम्मेदारी भी यही होती है। SIR ये मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और मुझे लगता है मॉनसून सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र आ गया, सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही। SIR को कैसे देखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कभी हम उसकी डिटेल पे नहीं जाते हैं। हम जनरली ये कहते हैं कि यार SIR हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप मोटा मोटे समझिए, SIR इस देश में पहले भी कई बार हुए हैं। इस बार भी SIR हुए। तो इस बार के SIR में और पहले के SIR में क्या डिफरेंस है, ये आप पहले समझिए। पहले जितने भी SIR हुए उसमें क्या होता था कि पुराने इलेक्टोरल रोल जो होते थे, मतदाता सूची जो होती थी, उसको लेकर उसको अपग्रेड किया जाता था। उसमें जितनी भी खामियां हैं उसको दूर किया जाता था, और उन SIRs को करने में 6 महीने से लेकर साल भर और कई साल लग जाते थे। इस बार जो SIR किया गया उसमें पुराने जो वोटर लिस्ट है उनको अपग्रेड करने की बात नहीं थी। पूरी तरीके से एक नया इन्यूमरेटर का फॉर्म दिया गया और सारे इंफॉर्मेशन उस पर लेने की प्रक्रिया की गई। फाइन, क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भाई, देश में मतदाता सूची जब तक पवित्र नहीं आप करोगे, चुनाव अच्छा नहीं हो। किसी को इस पे ये डाउट नहीं है कि क्यों किया, भाई होना ही है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकती। प्रश्न सिर्फ 2-3 चीजों पर है कि समय क्या है और कैसे होना चाहिए और क्या पारदर्शिता अपनाई गई है, बस इस पर प्रश्न है। तो मैं 1-2 चीज ही है, बस काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इन्यूमरेटर लाने के लिए कहा गया कि नया फॉर्म इसलिए ला रहे हैं कि भाई हम सिटीजनशिप भी असेसमेंट करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन से पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के संविधान ने, इस देश की जनता ने आपको सिटीजनशिप स्टैब्लिश करने का अधिकार दिया है? आपको नहीं दिया है। क्या आप इतने सक्षम हो कि आप सिटीजनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। क्या 30 दिन में यह संभव है? नहीं है। उसको भी छोड़ो, इन्होंने कई 11 डॉक्यूमेंट्स दिए। मजे की बात यह है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स ही ऐसे हैं जो सिटीजनशिप प्रूव करता है। आप पासपोर्ट ले लीजिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोई भी सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता। तो भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें सिटीजनशिप प्रूव करनी है और दूसरी तरफ आप डॉक्यूमेंट कंपल्सरी, मतलब यार आप तो मजाक कर रहे हो। तो प्रजातंत्र ना, तो प्रजातंत्र का कुल मिलाकर SIR से तकलीफ नहीं, ये जो तरीका अपनाया जा रहा है दिक्कत बिल्कुल उससे। ये देश को समझना चाहिए। SIR कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको लगातार करते रहना चाहिए। जो गलत तरीके से वोट कट रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सारे लोग जब SIR की बात आती है ना तो वोट कटने की बात करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, वोट जोड़ने वाली। बिहार के एक विधानसभा है, उस विधानसभा में आप लीजिए कि जितने वोट थे
उनमें से जो वोट कटे सबने उसका मुद्दा उठाया, लेकिन जो वोट जोड़े गए उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। लगभग जो वोट जोड़ा गया वो वोट कटा उससे कहीं ज्यादा था। आप अज्यूम करिए कि 22 लाख के आसपास कहीं पे वोट है। अब उसमें एसआईआर के बाद वो हो गया 20 लाख। तो 22 लाख पहले थे, 20 लाख अब हो गए। मैं आपसे पूछूं कि कितना डिफरेंस आया, तो सारे लोग कहेंगे भाई साहब 2 लाख का आया। पर ठीक है, 2 लाख कहने में लग रहा है कि यार जायज है। आप ये देखो कि कितने कटे, उसमें 10 लाख कटे और फिर 10 लाख के आसपास जुड़ गए। तो आप 10 लाख कटे वो देखो, जो 10 लाख वोट वहां पे जुड़े, इसको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जनतंत्र का आधार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव में है। अगर किसी को भी संदेह है तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। जी सर, क्योंकि अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है अभी के वक्त में आपको? देखिए, वो चुनाव जीत रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी संगठनात्मक जो क्षमता है वो मजबूत तो है। कांग्रेस पार्टी में मुझे ये लग रहा है कि वो लीडर स्पेसिफिक चुनाव लड़ते हैं। उनके हर राज्यों में लीडर्स हैं और ये सारा दारोमदार अपने लीडर को दे देते हैं। अगर वो लीडर अच्छा काम करता है तो ये जीतते हैं, वो लीडर अगर गड़बड़ करते हैं तो ये हारते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। वो अपने संगठन के सभी लोगों को बराबर का मौका देते हैं और 2-4 लोगों पे ही अपने सारी ताकत नहीं लगाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने बीजेपी को दिल्ली में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है और गुजरात में भी देखा है, जहां पर ये कहते हैं कि ये सबसे मजबूत है। नो डाउट वो मजबूत है, इसीलिए उनके रिजल्ट आ रहे हैं। मेरा ये मानना है, जहां तक मैंने ये समझा है, कि अभी भी उनकी इलेक्शन लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत अपडेटेड नहीं है। वो जीत रहे हैं कन्वेंशनल तरीके से, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस होती है जो उनसे भी कमजोर है। तो रिलेटिवली तो बेटर है, बट और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता से कमजोरी है। ठीक है सर। चलिए सर, मैं बस अब सेशन खत्म करने वाली हूँ। कुछ क्विक सवाल सर आपसे मेरे होंगे, मैं चाहूंगी कि आप उसका फटाफट जवाब दें। संदीप पाठक के लिए राजनेता बनना आसान था या इंजीनियरिंग ही अच्छी थी? इंजीनियरिंग तो सरल होता है, कोई भी कर लेता है। राजनीति में आना, जब जेब में 4 पैसे ना हो उसके बाद आप चुनाव में आना और इस तरीके से सरवाइव होना, ईमानदारी को बनाए रखते हुए, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो यही चुनौती है। संदीप जी राजनीति के अलावा क्या अच्छा कर लेते हैं? मुझे लगता है मैं एक ही चीज अच्छा कर पाता हूँ। अभी मैं राजनीति कर रहा हूँ और यही अच्छा कर पाऊंगा। बाकी खाली समय में मैं सोना पसंद करता हूँ। अच्छा सर, सबसे मतलब राजनीति में किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं आप? राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ है। आप अगर शुरू करें तो नेहरू जी से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी अच्छा किया। रिसेंट टाइम्स में मेरे याद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम देखते हुए बड़े हुए। फिर मेरे अभी के जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से उन्होंने फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर उन्होंने ये तैयार किया है, उनसे रोज एक आज जो कुछ भी मैं सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ। तो ये मेरे सारे, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और इनसे सीखनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरती से सारे सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.